हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा एंड आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है वीकली करंट अफेयर। जनरली मॉर्निंग में होता है बट ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम अपने करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे और पूरे वीक के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं विद एमसीक्यू। कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि मैम वीकली करंट अफेयर्स में ज़्यादा क्वेश्चन रखो, तो लो आगे ज़्यादा क्वेश्चन। 60 एमसीक्यू हैं आज। ओके, देखते हैं कितने आंसर आपके सही होते हैं और ईमानदारी से सभी लोग आउट ऑफ 60 कितना स्कोर होता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स। आज हम 21 से लेकर 27 जुलाई तक जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए थे उनको देख लेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज में भी हो सकता है, अपॉइंटमेंट हो, अवार्ड्स हो या ऑबिचुरीज हो, उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। और फिर होगा मैराथन, मतलब 60 क्वेश्चंस जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्कोर बताइएगा, आंसर में बताइएगा स्कोर आपका क्या रहता है। ठीक है, डन। चलो, एंड पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगी? तो पीडीएफ आपको 2 प्लेसेस पे मिल सकती है। पहला, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247। वहां से भी आप इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पे जाके पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन भी है, वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हमने इस हफ्ते सेलिब्रेट किए थे। 20 जुलाई इंटरनेशनल चेस डे था। फिडे का बारे में सुना होगा ना, जो कि इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराती है। सो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हम फिडे भी बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ था 20 जुलाई को। कब? 1924 में, पेरिस, फ्रांस में। इसलिए हम यहाँ पर इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट करते हैं 20 जुलाई को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मून डे। इंटरनेशनल मून डे भी हमने 20 जुलाई को मनाया था। क्यों मनाया था? अपोलो 11 मिशन के बारे में सुना होगा। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चंद्रमा पे। ओके, इसलिए मना रहे हैं। थीम क्या है? एलिमिनेटिंग द शैडोज, ये आपकी थीम है। नेक्स्ट है 22। ठीक है, ब्रेन क्या होता है? ब्रेन में 2 लोब्स होते हैं ना, एक लेफ्ट और एक राइट। इस तरीके से लेफ्ट वाला राइट को और राइट वाला लेफ्ट बॉडी को ऑपरेट करता है। सुना होगा आप लोग ने ब्रेन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया गया, जिसकी थीम थी ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 24 जुलाई नेशनल इनकम डे, जिसको हिंदी में हम आयकर दिवस कहते हैं। आयकर दिवस हमने कब मनाया? 24 जुलाई को मनाया। क्यों? क्योंकि पहली बार इनकम टैक्स के बारे में बातें हुई थी यहाँ पर। आपको याद होगा जब मैंने बजट वाला सेशन लिया था, आपको डिस्कस किया था कि पहली बार हमारा बजट पेश किया था सर जेम्स विल्सन ने, और इन्होंने ही 1860 में हमें पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, इनकम टैक्स के बारे में बात की थी। ठीक है, और जब 150 ईयर्स हो गए थे, जब 150 साल हो गए थे इनकम टैक्स के 2010 में, तब हमने डिसाइड किया कि एवरी ईयर हम 24 जुलाई को आयकर दिवस या फिर नेशनल इनकम डे मना लेंगे। नेक्स्ट है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ था? हमने कारगिल के बैटल को जीता था, इसलिए यहाँ पे कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और इस साल 25 नंबर की एनिवर्सरी थी, जिसको रजत जयंती बोला जा रहा है। रजत जयंती ऑफ द कारगिल दिवस। ठीक है, जब आप कारगिल के बारे में बात करते हो तो आप लोगों को 3 ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सागर, आपका सफेद सागर, और ऑपरेशन तलवार के बारे में पता होना चाहिए। हमारे तीनों फोर्सेस ने इन ऑपरेशन को रन किया था और कारगिल की जो वॉर थी उसको हमने जीता था। ठीक है, तो ये पूरे इंपॉर्टेंट डेज थे जो इस हफ्ते हमने मनाए हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में थे इस पूरे वीक में। एक एक करके इनको बात करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे जो वीकली सीए होते हैं हमारे, उसका पर्पस क्या है? पर्पस समझिए, क्योंकि इंसान की एक मेमोरी होती है, उसके बाद जब अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो सारी चीजें वैनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। तो डेली सीए में हर चीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं, उस हिसाब से पढ़ते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। और वीकली सीए का पर्पस होता है आपका रिविजन। तो ये आपकी एक तरीके से रिविजन क्लास है जो पूरे वीक को रिवाइज कर देती है, और पता भी चल जाता है आपको कि कितना चीजें दिमाग में रह गई और कितना भूल गए। ठीक है,
तो इसलिए बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हर एक चीज डिटेल में चलेगी, नहीं, शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि रिवीजन है, क्योंकि हमें 60 क्वेश्चन हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, 60 क्वेश्चन हमारा मेन टारगेट है। ओके, स्टार्ट कर ले। चलो, सबसे पहले आते हैं अभिनव बिंद्रा। इनके बारे में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, हमारी कंट्री के शूटर हैं ये। ठीक है, अभिनव बिंद्रा फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विथ ओलंपिक ऑर्डर ऑफ IOC। IOC का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, और ये हमारे इंडियन शूटर है अभिनव बिंद्रा, और पहले इंडियन बन गए हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, कब दिया जाएगा? जब 142 नंबर का IOC का सेशन होगा पेरिस फ्रांस में 10 अगस्त को, तब इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। और अभी आपको पता ही है कि पेरिस में 33rd नंबर के समर ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं। अभिनव बिंद्रा जी ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। और अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने ये जो शूटिंग करने के लिए इन्होंने जो पिस्टल यूज की थी, जिसके बदले में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, इसको डोनेट कर दिया है। तो अभिनव बिंद्रा वाज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू डोनेट हिज गोल्ड मेडल विनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू द ओलंपिक म्यूजियम इन द लुसाने, स्विट्जरलैंड। एंड सेकेंड नंबर पे आपको नीरज चोपड़ा मिल जाएंगे। जब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो जो जिस जेवलिन का इस्तेमाल किया था उसको इन्होंने डोनेट कर दिया है। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देती है सिंस 1975। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कैप्टन सुप्रीता के बारे में। ये मैसूर से बिलोंग करती हैं एंड सेकेंड इंडियन वीमेन बन गई हैं, जिनको सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया है। आप सभी को पता ही है कि सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। कहां पर है ये? ईस्टर्न काराकोरम रेंज में। तो डायरेक्टली देखो, स्टैटिक क्वेश्चन है, यहां से पूछ ले जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज का पार्ट है, लिख देगा वो। वहां पे काराकोरम रेंज है, शिवालिक रेंज है, ट्रांस हिमालयन है, कुछ भी लिख सकता है, आपको पता होना चाहिए। ईस्टर्न काराकोरम रेंज का पार्ट आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर डिप्लॉय की जाने वाली सेकेंड इंडियन फीमेल कौन बन गई है? कैप्टन सुप्रीता बन गई है, एंड पहली वीमेन ऑफिसर है आर्मी एयर डिफेंस से जिनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है। अब बात करते हैं फर्स्ट इंडियन वीमेन के बारे में जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया था। उनका नाम है शिवा चौहान। क्या नाम है इनका? शिवा चौहान आपको देखने को मिल जाएंगी। डन, इतनी चीजें। अगर एक और स्टैटिक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करें कि सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है जो कि नॉन पोलर एरिया में है। पोलर एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर डिस्कशन नहीं हो रहा। नॉर्थ पोलर एरिया में वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है, निकलती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो कि नॉन पोलर एरिया में है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा फेटचेंको ग्लेशियर। ये आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा तजाकिस्तान में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। विनय क्वात्रा अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द USA। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो ये सारे अपॉइंटमेंट करती है। दूध भेजना है, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर को अपॉइंट करना है, तो यहाँ पे विनय मोहन क्वात्रा जी को अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर टू द US। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस कर रहे हैं तरनजीत सिंह संधू को। इसके अलावा 35th नंबर के फॉरेन सेक्रेटरी कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा विक्रम मिस्री बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पे बात करते हैं हम गांधी मंडेला अवार्ड के बारे में। तो 2020 का अवार्ड है ये, याद रखेंगे। गांधी मंडेला 2020 अवार्ड रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो रिगोबर्टा मेंचोतुम को दिया गया है। रिगोबर्टा मेंचोतुम, इन्हें प्रतिष्ठित गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया है। ये इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है पीस में। नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया था 1992 में।
ठीक है, क्या रीजन है? जो इंडिजीनियस ट्राइब या इंडिजीनियस कम्युनिटी है उनके राइट्स के लिए, उनके सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। 2019 में दलाई लामा जी को गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अगले पर्सन है हमारे क्रिकेटर जिनका नाम है शिखर धवन, और इनको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मोटो ग्रैंड प्रिक्स इंडिया का, और इसके लिए कैंपेन रन किया गया है जिसका नाम है फेस कर रेस कर। ओके, चलिए अब दो इंपॉर्टेंट मैं फुटबॉलर के नाम आपको बता रही हूं जो आपको याद रखने हैं। इनको रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मेल एंड फीमेल कैटेगरी में अवार्ड दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पर्सन यहां पे मिल जाएंगे जिनका नाम क्या है, ललियान जुआला चांगते। ठीक है, इन्हें बेस्ट प्लेयर मेंस कैटेगरी में दिया गया है बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक, अगर हम फीमेल प्लेयर के बारे में बात करें तो फीमेल प्लेयर है इंदुमती कतिरसन। ठीक है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, और ये पहली प्लेयर है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है, और इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फीमेल कैटेगरी में बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड दिया है। अगर हम बात करेंगे मेंस कोच ऑफ द ईयर तो ये किसे मिला है, खालिद जामिल। खालिद जामिल को मिला है, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब से एसोसिएटेड है। वहीं अगर हम वीमेंस कोच ऑफ द ईयर के बारे में बात करें तो ये शुक्ला दत्ता को मिला है जो कि अंडर 19 टीम की कोच रह चुकी हैं। ओके, चलो अगले अवार्ड देखते हैं। कॉस्पर, कॉस्पर का मतलब होता है कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। तो ये कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च मतलब कॉस्पर की बाई एनुअल मीटिंग हुई थी कहां पर, बुसान में, साउथ कोरिया में, और वहां पे स्पेस रिसर्च में कंट्रीब्यूट करने के कारण हमारे देश के दो साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, प्रहलाद अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। ठीक है, अब यहां से एक और क्वेश्चन आपका बन रहा है कि 45th नंबर की कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली की मीटिंग कहां हुई थी, तो याद रखेंगे बुसान साउथ कोरिया में हुई थी। यहां पर दो इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं। पहला अवार्ड है विक्रम साराभाई मेडल, और विक्रम साराभाई मेडल अनिल भारद्वाज को दिया गया है। ठीक है, सेकेंड यहां पर अगर अवार्ड देखेंगे तो जिसका नाम है हैरी मैसी अवार्ड। हैरी मैसी अवार्ड उसे दिया जाता है जो स्पेस रिसर्च में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये अवार्ड दिया है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। ठीक है, कॉस्पर का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। चलिए अब बात करेंगे कुछ टेनिस प्लेयर के बारे में। देखो, स्पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, और आई थिंक आपको मैंने हालांकि टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था, आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी होगी एनटीपीसी के बारे में भी और जेई के बारे में भी। तो रेलवे जेई की वैकेंसी भी आउट हो चुकी है, एनटीपीसी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो अगर आप एसएससी एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन पेपर्स को भी दीजिए। भले ज्वाइन नहीं करना, नहीं जाना, मेरा मन नहीं है रेलवे में नौकरी करने का, पेपर देने से फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आप किस पर्टिकुलर सेक्शन में वीक हो, आपकी तैयारी को और बूस्ट मिलता है। अगर किसी सेक्शन में फॉर एग्जांपल एक कोई सिटिंग अरेंजमेंट या कोई पजल आ गया जिसमें आपका बहुत समय चला गया, इससे क्या साबित हुआ कि आपको उस पर्टिकुलर डोमेन में काम करना है। हो सकता है हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आ गए और आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना, इसका ये मतलब है कि जो क्वेश्चंस आए हैं हम उनके एरिया को समझे और उस क्वेश्चन पेपर को रेडी करें। करंट अफेयर्स की कितनी तैयारी है आपको कैसे पता चलता है, जब आप पेपर में अपीयर होते हो। तो ये मेरा सजेशन है कि आप फॉर्म भरो, ज्वाइन करना ना करना ये सब सेकेंडरी बातें होती हैं। पेपर देना प्राइमरी फोकस रखो, पेपर दो, ठीक है। और सबसे खास बात क्या है, अगर आप इन एग्जाम्स को देते हो, फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी है, तो जो आपका एसएससी का सिलेबस है वही है ना, कुछ नया तो है नहीं। खास तौर पे इंग्लिश अगर बात करो तो एनटीपीसी इंग्लिश पूछेगा ही नहीं, मैटर ही खत्म, ठीक है। तो इन फॉर्म को आप फिल करो, और यार गर्ल्स स्पेशली, और फॉर्म की फीस भी ज्यादा नहीं होती रेलवे के फॉर्म की, तो प्लीज इसको भरो और एटलीस्ट देकर आओ, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ऐसा बिल्कुल मत करना कि एसएससी कर रहे हैं तो बस एसएससी करेंगे और कोई फॉर्म तो भर ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा एग्जाम दोगे उतनी एक्यूरेसी बिल्ड होगी, और जिसको टारगेट कर रहे हो फॉर एग्जाम वो डेफिनेटली निकलेगा। एक बच्चे ने मुझे अभी, 2 बच्चों ने एक्चुअली मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। आप जब ना एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओनली फॉर मैसेजेस, ठीक है। सो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट रहता है एग्जाम के रिगार्डिंग या किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सो बच्चे ने पूछा था कि एसएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे पढ़े, जीए कैसे पढ़े, कितना पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत सारा कंसर्न है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ।
सबसे पहला काम क्या होता है, आपको सिलेबस का पता होना, ठीक है। और आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो 100% वहाँ पे सिलेबस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स का या क्वांट का आपने सिलेबस निकाला तो आपको पता चले कि 30 टॉपिक्स है, उस 30 टॉपिक की आपने लिस्ट बना ली। फिर आपने सिमिलर रीजनिंग के लिए किया, ठीक है, सिमिलर आपका इंग्लिश का हो गया, ठीक है। चलो, अब जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है और आपका कि इसके तो टॉपिक अनलिमिटेड है, ठीक है। तो हमें हमेशा यहाँ पर इस एरिया में फोकस नहीं करना है कि ये आपको अच्छी रैंक दिलाएगा, पर सिलेक्शन ये 3 सब्जेक्ट कराएंगे। याद रखिएगा हमेशा मेरी बात, QRE होता है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है, मतलब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए। लेकिन प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करके आपकी मेरिट डिसाइड करना, आपकी पोस्ट डिसाइड करने का काम ये वाला सेगमेंट करता है, ठीक है। तो दोनों को आपको पैरेलल लेके चलना है। पैरेलल मींस फॉर एग्जांपल पहले आपको पसंद है क्वांट और आपने क्वांट की लिस्ट बना के रखी है कि एवरेज करूंगा मैं पहले, फिर मैं ट्रेन करूंगा, फिर SICI करूंगा, फिर प्रॉफिट लॉस कर लूंगा, बनाया होगा, आपका प्रेफरेंस होगा भाई, जो भी होगा। आपने क्वांट उठाया, पैरेलल में जीके का एक सब्जेक्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, तो इसको कर रहे हो, एक टॉपिक इसका किया, एक टॉपिक इसका किया, डेली बेसिस पे, सिमिलर फॉर ये, इस तरीके से पैरेलल में आपका हिस्ट्री और क्वांट खत्म हो गया। फिर आप पैरेलल में पॉलिटी और रीजनिंग उठा लो। हमेशा जीए जीके पैरेलल में होना चाहिए। करंट अफेयर्स तो आप डेली पढ़ रहे हो, नो डाउट, क्योंकि उसका कोई मूल मंत्र है नहीं, रिवीजन एंड डेली रिवीजन करना ही इसका एकमात्र तरीका होता है करंट अफेयर्स का। भूल जाते हैं यार, मैं भूल जाती हूँ, 2 महीने पहले क्या पढ़ाया था पता नहीं, जब रिवाइज करूंगी तो याद आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको हमेशा पैरेलल में लेके चलो, ठीक है। तो हिस्ट्री और क्वांट पढ़ लिया, हिस्ट्री आपने, फिर पॉलिटी एंड रीजनिंग पढ़ ली, फिर आपने इकोनॉमी उठा ली एंड ज्योग्राफी उठा ली इंग्लिश के साथ। इस तरीके से काम करो, पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मतलब अच्छे से पढ़ो, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद ज्यादा ना अटैचमेंट मत रखो अपनी बुक्स के साथ, पढ़ लिया ना, हो गया, बुक्स को रखो आप साइड में, बुक्स का रोल खत्म। बुक्स का काम होता है केवल एक बार आपको प्रॉपरली गाइड करना कि ये सिलेबस है, इतना इतना पढ़ लो। अब आता है आपका क्या, पहला काम होता है 5 साल के क्वेश्चन लगा लो। ऐसा नहीं है मैं तो MTS की तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या ही करूंगा जेई का पेपर लगा के, मैं तो CGL की तैयारी कर रहा हूं, क्या ही करूंगा CHSL लगा के। नहीं, SSC में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, CHSL के क्वेश्चन CPO में मिल जाएंगे, CPO के क्वेश्चन JEE में मिल जाएंगे, JEE के क्वेश्चन CGL में मिल जाएंगे। तो SSC क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप JEE, CPO, CGL के अलावा आपका MTS एंड CHSL, ठीक है, इनके 5 साल के आप, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 5 साल के लगा लिए, पॉलिटी तो पॉलिटी के 5 साल के लगा लिए। इससे आपका एक बहुत बड़ा डेटाबेस रेडी हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो 15 डेज होते हैं उनमें कुछ नया नहीं पढ़ना होता है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना होता है। और मॉक, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉक पेपर लगाना जब आपके एग्जाम के 15 से 20 दिन बचते हैं, बस मॉक ही मॉक लगाना, एक दिन में 2 लगाओ 3 लगाओ, जो करना है करो, लेकिन मॉक लगाओ। इतना कर लिया ना तो कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको एग्जाम क्रैक करने से, क्योंकि सब कुछ कवर कर लिया है, आप पूरे ट्रेन हो, आपकी एक्यूरेसी आ चुकी है, आपकी स्पीड आ चुकी है और आपको नॉलेज भी आ चुका है, ठीक है। तो ये तरीका है। सिलेबस बहुत वास्ट होता है बट इतना ही होता है ना, इससे ऊपर तो कुछ पूछेगा नहीं, इतना कर लो, ठीक है, डन। चलो वापस आते हैं, आज के लिए काफी ज्ञान हो गया है। अभी हम अपने टेनिस प्लेयर को देख लेते हैं। तो यहां पर आपको 2 प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, एक है विजय अमृतराज और एक है लियांडर पेस। और ये पहले इंडियन के साथ साथ फर्स्ट एशियन प्लेयर बन गए हैं, जिनको फर्स्ट एशियन मेंस टेनिस प्लेयर बन गए हैं, जिनको रिसेंटली इंडक्ट किया गया है टेनिस हॉल ऑफ फेम में। टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए जाने वाले पहले एशियन पर्सन कौन बन गए हैं, पहले एशियन टेनिस प्लेयर कौन बन गए हैं, विजय अमृतराज एंड लियांडर पेस, ठीक है। और इंडिया 28 नंबर की कंट्री बन गया है जिसके किसी प्लेयर को, टेनिस प्लेयर को टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। तो इस बात को भी याद रखना। अभी तक टोटल कितने प्लेयर्स हैं जो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं, तो 28 कंट्रीज के 267 प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लियांडर पेस को आप देखोगे तो लियांडर पेस को यहाँ पर प्लेयर कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, वहीं विजय अमृतराज को कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में रखा गया है। विजय अमृतराज के साथ आपको एक और टेनिस प्लेयर मिलेंगे जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है रिचर्ड इवॉन। इनको भी
टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में। ठीक है, चलिए अब लियांडर पेस के बारे में एक स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। इज द ओनली टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड who have competed in a record 7 Olympics। तो 7 ओलंपिक्स में इन्होंने compete करने का काम किया है एंड 1996 के एटलांटा ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल भी जीता था। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगले पर्सन जो है उनका नाम है मनेलो मार्क्वेज। ठीक है, मनेलो मार्क्वेज, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन के प्लेयर है, स्पेन से बिलोंग करते हैं और रिसेंटली मेंस फुटबॉल टीम का हेड कोच इन्हें चुना गया है। ठीक है, हमारी मेंस फुटबॉल टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा मनेलो मार्क्वेज को बनाया गया है। और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे एक बुक अनवील की गई है। बुक का टाइटल है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर द कॉर्पोरेट सक्सेस। ठीक है, और इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है आर गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट। के.वी. सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज द फेडरल बैंक एमडी एंड सीईओ। तो फेडरल बैंक जो कि कोची बेस्ड एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं किसे? के.वी. सुब्रमण्यम को। और ये अप्रूवल किसने दिया है? आरबीआई ने दिया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। 3 सालों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। जैसा कि मैंने कहा कि फेडरल बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसका ओरिजिनली नाम क्या था? त्रावणकोर फेडरल लिमिटेड था। बाद में 1949 में इसका नाम चेंज करके फेडरल बैंक रख दिया गया। हेडक्वार्टर कोच्चि में है। टैगलाइन है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक, अगले पर्सन है विभूति भूषण नायक। ये है विभूति भूषण नायक और इनका नाम है टीसीए श्रीनिवासन प्रसाद। ठीक है, इन दोनों को रिसेंटली द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है फॉर 24-25 2024-25 के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ ICMAI कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा विभूति भूषण नायक बन चुके हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और 1959 में इसका सेटअप किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती है। अगले इंपॉर्टेंट प्लेयर है यूकी बामरी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे देश के और टेनिस प्लेयर है, टेनिस खिलाड़ी हैं। रिसेंटली इन्होंने स्विस ओपन में पार्टिसिपेट किया था। स्विस ओपन 2024 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और डबल कैटेगरी में इस टाइटल को जीता है। तो डबल कैटेगरी है तो ऑब्वियस सी बात है इनके कोई ना कोई पार्टनर तो होंगे ही। तो यूकी बामरी के पार्टनर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनका नाम क्या है? एल्बेनो ओलिपटिटी। ठीक है, एल्बेनो ओलिपटिटी ऑफ फ्रांस। इन दोनों ने मिलकर स्विस ओपन 2024 डबल टाइटल जीता है और ये 56 नंबर का एडिशन था। नेक्स्ट, अगली पर्सन न्यूज में है जिनका नाम है किरण पहाल और इन्होंने रिसेंटली नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 2024 के समर एथलेटिक्स कंपटीशन में इन्होंने वर्साओ मतलब पोलैंड में पार्टिसिपेट किया था और 200 मीटर वीमेंस रेस में इन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। कितना? 23.33 सेकेंड में और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए न्यूज में गोल्ड मेडल जीता है। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जो न्यूज में है, जिनका नाम है के पॉल थॉमस। रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूवल दिया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को। रीअपॉइंटमेंट की गई है के पॉल थॉमस की एज MD एंड CEO के। यहाँ पे जो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हेड ऑफिस केरला में है और 2017 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, इनका नाम है अजिंक्य नायक और ये यंगेस्ट मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे और 37 ईयर ओल्ड हैं अजिंक्य नायक और रिसेंटली इन्हें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन 1930 में बना था। वानखेड़े स्टेडियम चर्च गेट में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। अगले पर्सन न्यूज में जिनका नाम है शाहरुख खान एंड शाहरुख खान फर्स्ट इंडियन एक्टर बन गए हैं जिनका कस्टमाइज गोल्ड कॉइन बनाया गया। कहां पर? ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस में। सो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हैज बीन ऑनर्ड विद कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बाय द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस। ये फर्स्ट इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना।
अगली पर्सन है जो कश्मीर जम्मू से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम क्या है, अतिका मीर। अतिका मीर का रिलेशन रेसिंग से है, रेसिंग से एसोसिएटेड है, और ये पहली फीमेल रेसर बन गई हैं जिन्होंने यहाँ पर ले मानस कार्ट इंटरनेशनल सर्किट को या रोटेक्स चैलेंज को कंपीट किया है, जीता है, इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम किया है। अगले पर्सन आपको देखने को मिलेंगे फिल्म मेकर, जिनका नाम है शेखर कपूर, अपॉइंटेड IFFI मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फेस्टिवल डायरेक्टर। तो हमारा जो 55 और 56 एडिशन हो रहा है, हर साल होता है आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फेस्टिवल के डायरेक्टर बनाए गए हैं फिल्म मेकर शेखर कपूर को, ठीक है। अब यहाँ पे दो और पर्सन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम अपने क्विज को स्टार्ट करेंगे। सो मराठी राइटर फादर फ्रांसिस डी बिट्टो डाई एट द एज ऑफ 81। पालघर में थे ये, वसई बेस्ड मराठी राइटर थे, और इन्होंने बाइबल को मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम किया है, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्हें ट्रांसलेशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लिटरेरी अवार्ड भी प्रेजेंट किया था 2013 में। ही पास्ड अवे रिसेंटली। अब यहाँ पर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है कमला पुजारी, ठीक है। कमला पुजारी जी का एसोसिएशन ऑर्गेनिक फार्मिंग से रहा है। इन्होंने पैडी मतलब राइस की इंडिजिनियस वैरायटी को प्रिजर्व करने का काम किया है, और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2019 में, एंड शी पास्ड अवे। तो यहाँ पे पद्मश्री अवार्डी कमला पुजारी का भी निधन हो गया है रिसेंटली, ठीक है, डन। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो इस पूरे हफ्ते में न्यूज में थे। अब हम बात करेंगे 60 क्वेश्चन के क्विज पर। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर आपका भी अभी कभी एग्जाम है और एक साल के करंट अफेयर्स तो लगेंगे ही, तो यहाँ पर एक 6 मंथ की मैगजीन मैंने लॉन्च की है, जिसमें टॉपिक कवर कौन कौन से हुए हैं, 6 मंथ के सभी अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडेक्स रिपोर्ट, बुक ऑथर, स्पोर्ट्स न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। ई बुक है, डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। और सेकेंड यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा हिस्ट्री के PYQs। तो पिछले 5 साल के 500 से ज्यादा MCQ या PYQ अवेलेबल है, जिसमें SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS और JEE को कवर किया गया है। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 100 पेज की ई बुक है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से, मतलब आपके 2 कॉलम होते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो लगभग 100 पेजेस की ये छोटी सी ई बुक है, जिसमें आपको 5 ईयर के हिस्ट्री के PYQ मिल जाएंगे। तो आप इनको भी पढ़ सकते हो, तो एक अच्छा खासा आपका डेटा रेडी हो जाएगा। लेकिन पहले थ्योरी पढ़ो और थ्योरी के बाद आप PYQ लगा सकते हो। तो ये दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, आप एप्लीकेशन से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन कहाँ पर है? प्ले स्टोर में है, पूजा जैन क्लासेस। डन, चलो रेडी, स्टार्ट कर लें। पहला इस क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एकदम KBC वाली फीलिंग आती है ना। चलो पहला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड बाय द IFFM फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा। चलिए, किसे यहाँ पर इंडियन फिल्म का आर्ट एंड कल्चर का कह सकते हो कि एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा रामचरण को, ऑप्शन डी, जो कि एक एक्टर है। अगला नाम आता है मनेलो मार्केज हैज बीन अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? किस कंट्री से एसोसिएशन है इनका? आंसर हो जाएगा ये स्पेन से एसोसिएटेड है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which state has secured the first place under the best performing state category in the Prime Minister Swanidhi scheme? तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्कीम जो है, उसके अंदर सबसे ज्यादा काम करने के लिए, स्ट्रीट वेंडर की मदद करने के लिए किस राज्य को अवार्ड दिया है? तो पहले नंबर पे आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा एंड सेकेंड नंबर पे आपको आसाम मिल जाएगा ओवरऑल कैटेगरी में। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट भी दी है मैंने कि लार्ज स्टेट कैटेगरी में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब टॉप पर है। स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में लद्दाख एंड पौंडीचेरी टॉप पर है। वहीं हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैटेगरी में आसाम एंड सिक्किम है। और स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट, जब मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाई थी 6 महीने की, तब भी इसको डिस्कस किया था। चलो आंसर करो। Which state UT so far have received
या अचीव्ड 100% कवरेज हर घर जल स्टेटस अंडर द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था, 2019 का मिशन है। पर्पस क्या है? टैप वाटर कनेक्टिविटी, हर घर तक ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना। ठीक है, तो 100% कवरेज किसने अचीव कर लिया है? तो टोटल 8 स्टेट है, 8 राज्य हैं और 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने 100% कवरेज अचीव किया है अभी तक। 2024 की बात मैं कर रही हूं। कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो पौंडीचेरी, लद्दाख बिल्कुल है, पौंडीचेरी है, लद्दाख है, और कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख अभी उल्लास में 100% कवरेज है। टैप वाटर कनेक्टिविटी में 94-95 के पास कवरेज है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी के अलावा मिजोरम है एंड अरुणाचल प्रदेश, मतलब ऑप्शन डी। देखो मैंने आपकी हेल्प यहाँ पे की है। 100% कवरेज, 8 स्टेट है, 3 यूनियन टेरिटरी है एंड लद्दाख देखो 93 के आसपास है, जैसा कि मैंने कहा। 8 स्टेट कौन कौन से हैं? गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश आपको मिल जाएंगे 100% कवरेज में, और 3 यूनियन टेरिटरी है जिसमें पौंडीचेरी है, दादर नगर हवेली और अंडमान निकोबार है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो, नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग हमारा एम्बिशियस टारगेट क्या है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट कितना बिलियन डॉलर का हो जाएगा बाय विच ईयर? तो हमारे जो जनरली नीति आयोग के टारगेट होते हैं वो 2030 के टारगेट होते हैं और 2030 तक हम 500 बिलियन डॉलर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। विनय मोहन क्वात्रा हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? किस कंट्री का एम्बेसडर बनाया गया है? यूएसए का, अभी देखा हमने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच पर्सन हैज रिक्लेम द टॉप स्पॉट टू बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी? तो इनकी ब्रांड वैल्यूएशन कितनी है? $227.9 मिलियन। कौन है? विराट कोहली है। ठीक है, ऑप्शन ए। Which country has recently announced a new visa-free regime and allowing citizens from the 35 European country to stay in the country for up to the 90 days per year? तो यहाँ पे वो कौन सा देश है जिसने 35 यूरोपियन कंट्रीज को अलाउ किया है कि आपके देश के लोग हमारे देश में आके रह सकते हैं 1 साल में 90 दिन, 90 डेज। तो ये रिजीम स्टार्ट की है बेलारूस ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द वर्ल्ड 10 largest coal mine report recently released by the worldatlas.com। तो worldatlas.com की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, 2 coal mines in Chhattisgarh, Gewra and the Kusmunda have been inducted in the worldatlas.com top 10 coal mines of the world। बिल्कुल सही बात है। चाइना डोमिनेट द टॉप 10 कोल माइन लिस्ट विद 4 माइंस। तो 4 माइंस तो ठीक है, लेकिन चाइना नहीं, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, द रशिया ब्लैक थंडर माइन हैज बीन रैंक्ड एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइन। तो ब्लैक थंडर माइन वर्ल्ड की 1st नंबर की माइन है कोल की, ये बात सही है, लेकिन ये रशिया में नहीं है, ये आपको यूएसए में मिल जाएगी। और कोल के सबसे ज्यादा रिजर्व, कोल के रिजर्व भी सबसे ज्यादा कहां पर है? आंसर हो जाएगा यूएसए में है। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल। बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। 3rd नहीं है इंडिया, इंडिया 2nd नंबर पे है। तो कितने स्टेटमेंट यहाँ पे देखो पूछे गए हैं इनकरेक्ट है, तो अभी हमने देख लिया कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है। Indian Railway Catering and Tourism Corporation means IRCTC, a mini Ratna public sector undertaking under the Ministry of Railway, announced that the status of company has been upgraded from the Schedule B company to blank। तो अभी रिसेंटली IRCTC को Schedule B कंपनी से अपग्रेड करके Schedule A कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया है इनके प्रॉफिट को देखते हुए। ऑप्शन सी। RBI has set up a committee to review the fee structure of white label ATM। So white label ATM की फी स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए RBI ने कमेटी बना दी। उस कमेटी के हेड कौन है? तो उस कमेटी के हेड आपको मिल जाएंगे सुनील मेहता। सुनील मेहता जो कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। डेविस स्ट्रेट रिसेंटली न्यूज में था। ठीक है, पूछा जा रहा है कहां पर लोकेटेड है। तो ये डेविस जो स्ट्रेट है ये आपको कहां पर मिल जाएगा? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
Which two Indian space scientists received the honor at the Global Space Conference from the prestigious organization COSPER? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अभी देखिए, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी के बारे में बात की थी हमने और अनिल भारद्वाज। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, recently which state government is organizing a special camp to grant Indian citizenship to the minority refugees from the Afghanistan, Pakistan and Bangladesh? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो रिफ्यूजीज आए हुए हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब हिंदू हो सकते, जैन हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली सिटीजनशिप दी गई है। कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला नाम आता है ललियान जुआला चांगते एंड इंदुमती कथिरसन, जो दोनों प्लेयर अभी रिसेंटली न्यूज में थे। पूछा जा रहा है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। अभी याद कीजिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इनको मेल और फीमेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया हुआ है ना। ये दोनों फुटबॉलर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। In July 2024, उड़ीसा गवर्नमेंट रीनेम बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड 2। तो बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which country recently became the 53rd party to the 1992 UN Water Convention and the 10th नंबर की अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिन्होंने UN वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया है? नाम क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, मतलब आइवरी कोस्ट इसका नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर एनिमल हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर न्यू कैसल डिसीज केस? तो न्यू कैसल डिसीज वायरस के कारण होने वाली डिसीज है जो कि एनिमल्स को इफेक्ट करती है, जिसके कारण इमरजेंसी डिक्लेयर की है। किसने? ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब ब्राजील ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस इनॉग्रेटेड नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर इन विच सिटी? तो यहां पर नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कहां पे बनाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? GSI के प्रेमाइसेस में बनाया गया है इसको। आंसर है कोलकाता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली स्कीम है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशन? तो ये स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी और इसको इंप्लीमेंट करता है नाबार्ड एंड RBI। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। According to the economy survey, how much did India's real GDP grow by the FY24? तो FY24 में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो चुका है, उसमें हमारी रियल GDP क्या थी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे? आंसर है 8.2%। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे हाउ मेनी मेंटल डिसऑर्डर आर कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो बताइए कितने मेंटल डिसऑर्डर को यहाँ पे कवर किया गया है? आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे FY24 में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने कितना अमाउंट डिसबर्स किया है, मतलब बांटा है, लोन दिया है, वो अमाउंट पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी 164.3 लाख करोड़ रुपीस। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। According to the survey, what was the current account deficit as percentage of GDP in FY24? तो हमारा जो current account deficit, मतलब हमारा जो घाटा रहा है, वो 0.7% of the GDP रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। What was the pace of national highway construction by the FY24? तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या थी नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने की FY24 में? तो हमने 34 किलोमीटर पर डे, 34 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज पार्टनर विथ टाटा टू मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट फाइनल असेंबली लाइन H125 हेलीकॉप्टर विच इज सेट टू रोल आउट बाय द 2026? तो यहाँ पे टाटा ग्रुप ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है और कहा है कि हम H125 हेलीकॉप्टर को तैयार करेंगे और 2026 तक इसको मार्केट में ला देंगे? आंसर हो जाएगा एयरबस। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। Charaidhyav Maidam has been named first culture UNESCO World Heritage Site of the North Eastern India। ये कहां पर लोकेटेड है? तो ये आसाम में है। ऑप्शन डी। Which state government recently launched the राजीव गांधी सिविल अव्यहस्तम स्कीम?
तो यहाँ पे राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम स्कीम को तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सिविल सर्वेंट्स के लिए है जो मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में अपीयर हो रहे हैं, तो मेंस की तैयारी करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ऑप्शन ए। Recently, which institute has received the Best Technology Award for its pioneering work in the field of horticulture science? अभी हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर में टॉप पर नागालैंड है, वहीं एग्रीकल्चर पे टॉप पर मुंबई महाराष्ट्र है, राइट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड किसे दिया गया है, हॉर्टिकल्चर साइंस में रिसर्च करने के लिए, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च को दिया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। PR श्रीजेश, इन्होंने कहा है कि पेरिस ओलंपिक के बाद मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूं। पूछा जा रहा है कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, हॉकी से एसोसिएटेड है। खास बात यह है कि इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2021 में। इसके अलावा पद्म अवार्डी भी हैं, पद्मश्री मिला था 2017 में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट साइंड बिटवीन द नीति आयोग एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO? तो इन दोनों का एग्रीमेंट क्यों हुआ है? टू डेवलप प्रोग्राम फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, Parundar Greenfield Airport is located in which state that has recently received approval from the steering committee on the Greenfield Airport? फाइनली यहाँ पे कमेटी ने अप्रूवल दे दी है कि आप इस जमीन पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को रेडी कर सकते हो, और उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ये कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। Recently, which Indian state has made it mandatory for tourist vehicle to carry garbage bag? जितने लोग आएंगे घूमने फिरने के लिए अपने साथ एक बड़ा सा कैरी गार्बेज बैग लेकर आएंगे, मतलब यहां वहां आपको गार्बेज कचरा नहीं फेंकना है। तो ये लॉ पास किया है सिक्किम ने। शिक्षा सप्ताह, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो 4th एनिवर्सरी मनाई जा रही है और शिक्षा सप्ताह को सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। पूछा जा रहा है कि जो शिक्षा सप्ताह है वो कब से कब तक सेलिब्रेट होगा? तो 22 जुलाई से 28 जुलाई, 22 to 28 of July, ऑप्शन ए। विच कंपनी विल सेट अप 2 वेस्ट टू ग्रीन चारकोल प्लांट गुरुग्राम एंड फरीदाबाद हरियाणा? तो वो कौन सी कंपनी है जो कि म्युनिसिपैलिटीज के साथ काम करके प्लांट को सेटअप करेगी? आंसर हो जाएगा NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। Who has been elected as the president of Institute of Cost Accountant of India for the 24-25? आज ही हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, विभूति भूषण नायक। Which country has recently unveiled the world first high speed carbon fiber train? वर्ल्ड की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को लॉन्च किया गया है। जो कार्बन फाइबर होता है उसका वेट बहुत कम होता है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है आपके नॉर्मल स्टील से। वेट कम होने के कारण इसमें फ्यूल की कंजप्शन भी कम होती है, राइट। तो आंसर हो जाएगा चाइना। अगले पर्सन स्क्रीन में दिख रहे हैं जिनका नाम है क्रिस्टीन माइकल, हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? ये वही बाल्टिक कंट्री है जो न्यूज में है। आंसर है एस्टोनिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको लोकेशन मिल जाएगी, बाल्टिक कंट्री है, ठीक है। यहां पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंडी मूरे, इन्होंने भी कहा है कि मैं पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट ले लूंगा टेनिस से, ठीक है। पूछा जा रहा है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन नंबर ए, यूके से। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन अलोकेटेड फॉर द खेलो इंडिया इनिशिएटिव इन यूनियन बजट 24-25? सो खेलो इंडिया इनिशिएटिव जो है वो 2018 में लॉन्च हुआ था, 2018 का इनिशिएटिव है, और इसके लिए कितना बजट अनाउंस किया गया है? तो 900 करोड़ रुपीज, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू वॉट एक्सटेंट हैज द लोन लिमिट बीन इंक्रीज्ड अंडर द मुद्रा स्कीम? तो जो आपकी मुद्रा योजना है उसमें एक कैटेगरी होती है तरुण कैटेगरी, जिसमें मैक्सिमम लिमिट थी 10 लाख रुपीस तक का लोन की, इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी। Which neighboring country has received the highest funding from India under the Union Budget 24-25 presented by the Finance Minister निर्मला सीतारमन? अब हमारी नेबरिंग पॉलिसी होती है कि हम अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखेंगे, इसके लिए भी बजट होता है कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, और हाईएस्ट हमने फंडिंग किसको दी है? भूटान को, ऑप्शन सी। लिस्ट मिल जाएगी, बाकी सारे देशों का भी देख सकते हो, पर भूटान का आप देखोगे 2000 करोड़ रुपीज यहाँ पे फंड दिया गया है।
The government has estimated to collect blank amount from the disinvestment and the asset monetization in the FY25। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपने ही असेट को बेचकर कितना कमाएगी? 50,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने फोकस की है 5 स्कीम जो कि रिलेट करती हैं आपके एम्प्लॉयमेंट, स्केलिंग और अदर अपॉर्चुनिटी से, जिसके लिए यहाँ पे बोला है कि 4.1 करोड़ यूथ को 5 सालों में हम ट्रेनिंग देंगे, जिसके लिए बजट 2 लाख करोड़ रुपए का है। Which of the following amount is to direct benefit transfer of 1 month salary in the 3 installment to the first time employee as a EPFO? तो EPFO में रजिस्टर करने वाले पहले एम्प्लॉय को अप टू 15,000 रुपीज 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज नेम्ड विच कंपनी एज इट्स ऑफिशियल प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर द 4 ईयर। मतलब अभी 2024 के जो पेरिस ओलंपिक है तब तो है ही, 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होंगे उसके लिए भी स्पॉन्सर होगा BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सक्सेसफुली लॉन्च की है पहली इंडिजीनियसली बिल्ड फ्रिगेट। रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। उस फ्रिगेट का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा त्रिपुट। त्रिपुट का मतलब यहां पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एरो। Which of the following country will host the 2030 विंटर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम? तो 2030 के विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स गेम्स कहां पर होंगे? फ्रांस में होंगे, एल्प्स पे, ऑप्शन बी। सी डॉट पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग 2 IIT टू बूस्ट 6G स्टैंडर्डाइजेशन एंड कनेक्टिविटी? तो 6G के सेक्टर में काम करने के लिए सी डॉट ने किन 2 IIT के साथ एग्रीमेंट किया है? तो एक IIT मंडी है और दूसरा है IIT रुड़की। मतलब ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है। Which company ranked at the top of the Henley Passport Index 2024 for having the most powerful passport? तो यहां पे सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहां का है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर का है, ऑप्शन डी। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the exemption of blank additional cancer medicine from the custom duty। तो कस्टम ड्यूटी कहाँ, मतलब कितनी मेडिसिन, कितनी कैंसर मेडिसिन से कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है रिसेंटली? आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। आप बजट पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो अवेलेबल है, ये सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द NPS वात्सल्य स्कीम? तो NPS वात्सल्य स्कीम शुरू की गई है, बजट में अनाउंस किया गया है, और ये क्या करेगी? बेसिकली पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। टू हेल्प पेरेंट एंड द गार्जियन प्लान फॉर देयर चिल्ड्रन फ्यूचर फाइनेंशियल नीड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कवच। कवच क्या है? कवच आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर जो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसके लिए कितना बजट दिया गया है? आंसर हो जाएगा 1112 करोड़ रुपीस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और 1465 किलोमीटर के एरिया में कवच को डिप्लॉय किया जाएगा एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण हैज अनाउंस अ वेंचर कैपिटल फंड ऑफ हाउ मच रुपीज टू बूस्ट द स्पेस इकोनॉमी इन द यूनियन बजट? तो यूनियन बजट में स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 1000 करोड़ रुपीस का वेंचर कैपिटल फंड दिया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी। 1000 करोड़ रुपीस ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट रैंकिंग इंडिया हैज बीन रैंक्ड 82। ठीक है, इंडिया 82 नंबर पे है, लेकिन इंडिया के पासपोर्ट होल्डर को कितने कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है? आंसर आ जाएगा यहाँ पे 58। मतलब ऑप्शन डी, इंडियन पासपोर्ट होल्डर 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द FAO विच कंट्री लीड द वर्ल्ड विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया गेन? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया गेन कहां पर हुआ है FAO के अकॉर्डिंगली? आंसर हो जाएगा चाइना में, सेकेंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में, एंड थर्ड नंबर पे इंडिया है। ठीक है, एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर 23-24 विच फुटबॉल क्लब हैज बिकम द फर्स्ट फुटबॉल क्लब जिसका रेवेन्यू $1 बिलियन से ज्यादा जनरेट हुआ है, $1.08 बिलियन। तो ये आपको जो फुटबॉल क्लब है इसका नाम है रियल मैड्रिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली 2 इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति भवन के हॉल, जिनका नाम है दरबार हॉल और अशोक हॉल, इनका नाम चेंज कर दिया गया है। और चेंज करके क्या कर दिया, तो दरबार हॉल को आज से हम क्या कहेंगे, गणतंत्र मंडप कहेंगे, और अशोक हॉल को अशोक मंडप कहेंगे। मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। India's first integrated agri sport facility will be set up at which port? तो इंडिया की पहली है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कहां पे सेटअप किया जा रहा है, JNPA मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The government has targeted to open how many प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र across the country by the 31st of March 2027? तो 31 मार्च 2027 तक हम अपने देश में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को सेटअप करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन कोलैबोरेशन विथ विच IIT हैज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिसेंटली लॉन्च डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर डिजिपिन। तो डिजिपिन का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया है, मतलब किस IIT के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है, जो कि स्टैंडर्डाइज करेगा, जियो टैगिंग करेगा आपकी एड्रेस की। तो आंसर क्या हो जाएगा, IIT हैदराबाद। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, चलो देखते हैं कितने लोग सही आंसर करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो अभी अवार्ड दिए गए हैं ना, आपका जो PM स्वनिधि स्कीम पर डिस्कशन किया था अभी हमने, उसी अवार्ड्स के बारे में आपको बात हो रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिसेंटली उत्कृष्टता की ओर बढ़े कदम के अंदर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उन सारे स्टेट को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, अर्बन लोकल बॉडीज को जिन्होंने, या बैंक्स को जिन्होंने PM स्वनिधि स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। सिंपल सी बात है। 4 स्टेटमेंट है, आपको बस बताना है कितने पेयर है यहाँ पे जो कि करेक्ट दिख रहे हैं आपको। पहला है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मध्य प्रदेश, बेस्ट परफॉर्मिंग लेंडिंग इंस्टीट्यूट मतलब ऐसा कौन सा बैंक है जिसने सबसे ज्यादा लोन बांटे हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस में महाराष्ट्र। बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कितने पेयर यहाँ पे सही है, केवल 1, केवल 2, 3 या चारों के चारों सही है। जो भी आंसर है आप अपने स्कोर के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, MCQ अच्छे लगे हो, सो प्लीज इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल मॉर्निंग में नए करेंट अफेयर्स के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।